नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट्स। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट वो होते हैं जो हमें पता है कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करके एसिटाइलकोलिन की वैल्यू को अमाउंट को बढ़वाते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन में हम देख लेते हैं कि कैसे है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट्स हैं उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के ड्रग्स हैं, कार्बामेट्स, फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स एंड अल्कोहल। कार्बामेट्स भी असल में कार्बामिक एसिड एस्टर्स ही हैं, यानी 2 तरह के एस्टर्स और एक अल्कोहल। अल्कोहल में हमारे पास हाइड्रोफोनियम है, फॉस्फोरिक एसिड एस्टर में ऑर्गेनोफॉस्फेट है और कार्बामेट में कार्बामेट एस्टर्स है। कार्बामेट एस्टर्स का प्रोटोटाइप जो है वो नियोस्टिगमाइन है और ऑर्गेनोफॉस्फेट का पैराथियोन है और अल्कोहलिक ऑब्वियसली हाइड्रोफोनियम। अब जो कार्बामेट है और फॉस्फोरिक एसिड है ये दोनों क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज के साथ बाइंड कर जाते हैं। जब ये बाइंड करते हैं ना, अब ये दोनों जैसे ही बाइंड करते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस में इन दोनों का जो अल्कोहलिक पोर्शन है वो रिलीज हो जाता है, लेकिन जो एसिडिक पोर्शन है वो हमारे पास इनका रह जाता है। ठीक है, एसिडिक पोर्शन में हमारे पास कार्बामेट आयन है और फॉस्फेट आयन है। ये हमारे पास देर से रिलीज होते हैं। देर से रिलीज होते हैं तो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की जो सपोज ये है हमारे पास इसकी बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, सपोज वो यहाँ लग जाता है। ठीक है, और देर तक लगा रहता है। फॉस्फोरिक एसिड का कौन सा पार्ट, फॉस्फेट आयन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन को इसके ऊपर लगने से रोकता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। सेम इज डन विद द कार्बामेट आयन। ये एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग को प्रिवेंट होने नहीं देते, लेकिन कार्बामेट जो है ना वो हमारे पास 2 से 8 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से रिलीज हो जाता है। लेकिन फॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो रिलीज नहीं होते, वो देर तक यहाँ पे एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के बैठे रहते हैं। ठीक है, यानी नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप। डेज टू वीक्स लगते हैं इनको जो है वो हमारे पास रिकवर करने के लिए। रिकवर में भी ये हमारे पास हमारे एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम से अलग नहीं होते, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज नया बन जाता है। ठीक है, और इसके नया बनने की वजह से इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो नया एंजाइम, न्यू एंजाइम सिंथेसाइज हो जाता है, लेकिन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज से ऑर्गेनोफॉस्फेट रिमूव नहीं होते। इनको हफ्ते दिन से इनको जो है डेज टू वीक्स लग जाते हैं, क्योंकि उतने दिनों में नया एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके इफेक्ट्स। यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट है इसके इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि हमारे पास असल में तो एसिटाइलकोलिन ही बढ़ रही है ना। अब एसिटाइलकोलिन के बढ़ने से हमारे पास मस्करीनिक इफेक्ट्स भी आएंगे और निकोटीनिक इफेक्ट्स भी आएंगे। अब कौन सा इफेक्ट डोमिनेट होगा ये तो ऑर्गन पे डिपेंड करता है, हम पहले से ही देख चुके हैं। लेकिन जो हमारे पास इफेक्ट एसिटाइलकोलिन करवाएगा ना, हम सिर्फ वही इफेक्ट आएंगे, एक्स्ट्रा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे एक्स्ट्रा इफेक्ट वेसोडाइलेशन एक एक्स्ट्रा इफेक्ट था, जैसे थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड की सिक्रेशन से एक एक्स्ट्रा इफेक्ट था, ड्रग के थ्रू आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देगा ना। तो हमारे पास अनइनर्वेटेड रिसेप्टर वाला कोई इफेक्ट आएगा, क्योंकि तो बॉडी के अंदर ही रिलीज हो रही, बॉडी के मैकेनिज्म को ही अल्टर करके हमने एसिटाइलकोलिन को बढ़वाया। और ना ही हमारे पास इसके अंदर कोई भी स्वेटिंग होगी, क्योंकि स्वेटिंग मेनली तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है, वो तो हम रिसेप्टर के थ्रू इसको स्वेटिंग को स्टिमुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो ना स्वेटिंग होगी और ना ही हमारे पास वेसोडाइलेशन होगा। नेक्स्ट है इनके क्लिनिकल यूजेस। वैसे हम इसको समरी से में पढ़ लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है नियोस्टिगमाइन, फाइजोस्टिगमाइन, पाइरिडोस्टिगमाइन और एमीबोनियम, ये सारे कार्बामेट्स हैं और ये ज़्यादा थेराप्यूटिक इफेक्ट्स देते हैं देन ऑर्गेनोफॉस्फेट, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट इरिवर्सिबली एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है। तो जब जो चीज़ भी इरिवर्सिबल एंजाइम के साथ बाइंड करे उसके लेस थेराप्यूटिक यूजेस होते हैं, क्योंकि वो रिमूव नहीं हो पाती। हाँ, उसका कोई भी एंटीडोट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिवास्टिगमाइन। इसको भी हम आगे पढ़ लेंगे कि ये कार्बामेट है जो हम अल्जाइमर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक और कार्बामेट है कार्बाराइल, ये एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है। और 2 ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, मैलाथियन जो कि स्कैबिसाइड और मेट्रिफोनेट एक एंटी हेलमिंथिक एजेंट है। स्कैबिसाइड हमारे पास जो जिन पेशेंट्स को स्कैबीज की डिजीज़ हो जाती है उनके अंदर जो है वो टॉपिकली मैलाथियन इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोफोनियम हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं, इसको समरी में पढ़ लेंगे। और एमिफेपेरिडीन और 4-अमाइनोपेरिडीन भी हम समरी में पढ़ लेंगे। हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जिसमें आ जाता है हाइड्रोफोनियम। अब देखिए इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में ये अल्कोहलिक है। अब एड्रोफोनियम हमने वैसे पहले भी पढ़ा था कि एक ड्रग होता है जिसको हम टेंसिलॉन टेस्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं जब हम मिस्थेनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस को डिफरेंशिएट करते हैं तब। ठीक है, तो इनहिबिटर्स ऑफ द कोलिनेस्टरेज एम्पलीफायर ऑफ द एंडोजेनियसली रिलीज्ड एसिटाइलकोलिन। ठीक है, क्योंकि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करेंगे तो एसिटाइलकोलिन तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
ठीक है, रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक बाय नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग, डायग्नोसिस ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस। अब मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये जो नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स है ना हमारे पास, अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स के ऊपर दो तरह के ड्रग एक्ट करते हैं, डीपोलराइजिंग होते हैं, एक नॉन डीपोलराइजिंग होते हैं। ये डीपोलराइज करके मसल स्पैज्म करवाते हैं, नॉन डीपोलराइजेशन के जरिए करवाते हैं। तो ये जो नॉन डीपोलराइज है ना, इनके रिवर्सल के लिए हम देते हैं। जब हम मसल रिलैक्सेंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब इनका सारा मैकेनिज्म समझ आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये हाईली पोलर होते हैं, इसका मतलब सीवीएस को क्रॉस, सीएनएस को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, इसके इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट्स। देन है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्बामेट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इनकी डिफरेंसेस, इनके छोटे छोटे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। अब नियोस्टिगमाइन क्या है? नियोस्टिगमाइन एड्रोफोनियम के जैसे, लेकिन इसका स्मॉल डायरेक्ट निकोटीनिक एक्शन भी है। ठीक है, इसके अलावा अब निकोटीनिक एक्शन भी है और साथ ही न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज का रिवर्सल भी है, बिल्कुल एट्रोफोनियम की तरह, और ये मिस्थेनिया के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कि मॉडरेटली पोलर है लाइक एड्रोफोनियम, लेकिन इसके ज़्यादा देर के लिए ड्यूरेशन, क्योंकि ये तो 5-10 मिनट के लिए या 2 से 4 घंटे के लिए। नेक्स्ट है पायरिडोस्टिगमाइन, ये भी एड्रोफोनियम के जैसा ही है, लेकिन इसका निकोटीनिक एक्शन नहीं है, इसलिए ये न्यूस्टिगमाइन से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, उसके अलावा ये ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया के अंदर इस्तेमाल होता है और ये मॉडरेटली पोलर होता है, लेकिन ओरली एक्टिव होता है, और इसके इफेक्ट्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। नेक्स्ट आता है फाइसोस्टिगमाइन। अब फाइसोस्टिगमाइन भी एट्रोफोनियम के जैसा है। ठीक है, लेकिन ये हम इस्तेमाल करते हैं रिवर्सल ऑफ सीवियर एट्रोपिन पॉइजनिंग, ओकेजनली यूज्ड इन एक्यूट ग्लोकोमा। अब एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए हमने नियोस्टिगमाइन क्यों इस्तेमाल नहीं किया? वाई वो यूज फाइसोस्टिगमाइन फॉर एट्रोपिन? ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास लिपिड सोल्यूबल है। इसका मतलब ये सीएनएस के अंदर जाकर उसके इफेक्ट को भी इनहिबिट कर देगा। एट्रोपिन जो है वो भी हमारे पास लिपिड सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो कोई ऐसा ड्रग ही इसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए देंगे जो ऑलरेडी लिपिड सोल्यूबल होगा, इसीलिए हम एट्रोपिन के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए फाइसोस्टिगमाइन देते हैं, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल है और ये सीएनएस को क्रॉस कर सकता है। बाकी ये दोनों तो सीएनएस को क्रॉस नहीं कर सकते, लाइक एट्रोफोनियम, बट लॉन्गर ड्यूरेशन प्लस सीएनएस इफेक्ट्स लाइक सीजर्स। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं फाइसोस्टिगमाइन और नियोस्टिगमाइन के डिफरेंस को। तो फाइसोस्टिगमाइन हमारे पास नेचुरली अकरिंग होता है, जबकि नियोस्टिगमाइन सिंथेटिक है। इसके अलावा फाइसोस्टिगमाइन एक टर्शरी अमाइन है। ठीक है, जो टर्शरी अमाइन होता है ना, उसके ऊपर कोई भी हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। जब कोई हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा ही नहीं ना, तो वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, और उसके जो है वो सीएनएस के इफेक्ट्स हो गए। नियोस्टिगमाइन जो है ना वो क्वाटरनरी अमाइन है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, और इसकी पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन होती है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं कर सकता, इसके लिए इसके सीएनएस के इफेक्ट्स भी नहीं होते। ठीक है, अब फाइसोस्टिगमाइन जो है ना वो हम ग्लाउकोमा में इस्तेमाल करते हैं और नियोस्टिगमाइन मिस्थेनिया ग्रेविस में इस्तेमाल करते हैं। वाई नियोस्टिगमाइन इज प्रेफर्ड इन मिस्थेनिया एंड वाई फाइसोस्टिगमाइन इज प्रेफर्ड इन ग्लाउकोमा? क्योंकि फाइसोस्टिगमाइन ने सीएनएस को क्रॉस करना है, इसीलिए तो वहाँ के ऊपर काम करेगा। ठीक है, ग्लाउकोमा में। नियोस्टिगमाइन नहीं हम ग्लाउकोमा में यूज़ कर सकते, क्योंकि वो सीएनएस को क्रॉस ही नहीं करता। अब नियोस्टिगमाइन प्रेफर्ड है मिस्थेनिया ग्रेविस में, इसके कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल ये टेबल कर लेते हैं। फाइसोस्टिगमाइन जो है वो मेट्रोपिन पॉइजनिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी उसको रिवर्स करने के लिए हम फाइसोस्टिगमाइन देते हैं। एट्रोपिन पॉइजनिंग का एंटीडोट फाइसोस्टिगमाइन है, जबकि नियोस्टिगमाइन हमारे पास क्यूरेर पॉइजनिंग का एंटीडोट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नियोस्टिगमाइन है ना वो हमारे पास जो मस्कुलर ब्लॉकिंग एक्शन होता है ना उसको भी रिवर्स कर देता है, यानी मस्कुलर ब्लॉकिंग एक्शन को ख़त्म कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो नियोस्टिगमाइन है वो क्यूरेर पॉइजनिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन फाइसोस्टिगमाइन स्पेसिफिकली एट्रोपिन पॉइजनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब एट्रोपिन पॉइजनिंग में नियोस्टिगमाइन क्यों इस्तेमाल नहीं होता? अगेन वही रीज़न, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना, क्योंकि नियोस्टिगमाइन एट्रोपिन में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा ही नहीं, तो एट्रोपिन के जो साइंस हैं वो रिवर्स हो गई नहीं, इसीलिए हम फाइसोस्टिगमाइन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब देखें डिफरेंस बिटवीन नियोस्टिगमाइन एंड फाइसोस्टिग। अब हम देखते हैं कि नियोस्टिगमाइन जो है वो प्रेफर्ड है फाइसोस्टिगमाइन से इन ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया। वाई? फर्स्ट रीज़न है हमारे पास कि ये क्वाटरनरी अमाइन है, इसका मतलब है कि ये सीएनएस को क्रॉस नहीं करेगा, तो सीएनएस वाले साइड इफेक्ट जो फाइसोस्टिगमाइन देता है वो नहीं देगा। इसके अलावा नियोस्टिगमाइन का डायरेक्ट न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स के ऊपर इफेक्ट है। ठीक है, और इस डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से हम जो है वो नियोस्टिगमाइन को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल यूजेस ऑफ नियोस्टिगमाइन। नियोस्टिगमाइन के क्लिनिकल यूजेस में मिस्थेनिया ग्रेविस तो हमने पढ़ा है। ठीक है,
दूसरा क्लिनिकल यूज़ है पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस में और यूरिनरी रिटेंशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। पैराऑक्सीजनल सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया में भी, क्योंकि ये हार्ट के रेट को कम करवाता है, ठीक है। और ओवर डोजेज ऑफ मसल रिलैक्सेंट इंटॉक्सिकेशन जैसे ट्यूबोक्यूरारिन, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आती है कार्बामेट पॉइजनिंग, ठीक है। आपने पढ़ा था हमारे पास एक ड्रग था कार्बाराइल, ठीक है, उनके जरिए हो सकती है कार्बामेट पॉइजनिंग। अब कार्बामेट को भी हमारे पास एनाइनिक भी चाहिए और एस्टेरेटिक साइड भी चाहिए। कार्बामेट इन दोनों के साथ बाइंड करके एसिटाइलकोलिन को तो बाइंड नहीं करना देता, उसकी वैल्यू तो बढ़ जाती है, अमाउंट तो बढ़ जाती है, ठीक है। और इसको रिवर्स करने के लिए हमारे पास आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऑक्साइम्स नहीं दे सकते, ऑक्साइम्स बल्कि यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ऑक्साइम्स हमारे पास एनाइनिक साइड के ऊपर बाइंड करते हैं। हमने यहाँ पर देखा था ऑक्साइम्स एनाइनिक साइड के ऊपर बाइंड करते हैं। अब कार्बामेट ने तो दोनों साइडें वैसे ही ऑक्यूपाई की हुई हैं, तो ऑक्साइम्स तो कहीं माइंड नहीं हो सकते। लेकिन कुछ इंजाइम्स, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज के इंजाइम्स जो अभी जिनके ऊपर कार्बामेट बाइंड नहीं की हुई, यानी कुछ है ना जो फ्री हैं, जो कुछ फ्री हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, एटलीस्ट वो तो एटलीस्ट एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहे हैं ना। लेकिन अगर हम पहले से कार्बामेट दिया और फिर हम ऊपर से ऑक्साइम्स दे दें, तो ये जो फ्री एसिटाइलकोलिनेस्टरेज है, ठीक है, सपोज ये हमारे पास फ्री एसिटाइलकोलिनेस्टरेज है, उसकी एनाइनिक साइड पर जाकर ऑक्साइम्स रख जाएंगे, तो आधे कार्बामेट ने बंद कर दिए, आधे ऑक्साइम्स बंद कर देगा, तो हमारे पास तो एसिटाइलकोलिन बहुत वाफिर मिकदार में बढ़ जाएगा, जिससे ये हमारे पास पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट और वर्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑक्साइम्स यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि कुछ जो फ्री बच गए एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम, एटलीस्ट वो तो अपना फंक्शन करते रहें। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो है इंटरैक्ट एक्टिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में ना हमारे पास आते हैं पैराथियोन, मैलाथियोन, सैरिन, टैबून। ये बिल्कुल एट्रोफोनियम के जैसे हैं और सैरिन एंड टैबून हमारे पास पैराथियोन के जैसे हैं, ठीक है। एक और ड्रग जो हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो है मेट्रिफोनेट, वो एंटी हेलमिंथिक एजेंट है, ठीक है। अब ये सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, लेकिन मेलाथियोन एक स्कैबिसाइड भी है। स्कैबिसाइड क्या होता है? वो जो स्कैबीज हमारे पास होती है ना इन्फेक्शन स्किन का, ठीक है, उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, यानी इसको टॉपिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैराथियोन को टॉपिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइरिन और टैबून तो नर्व गैस हैं, ये टेररिस्ट थ्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाईली लिपिड सोल्यूबल होती है पैराथियोन और इसकी ड्यूरेशन डेज टू वीक्स होता है, ठीक है। जबकि मेलाथियोन जो है वो हाईली लिपिड सोल्यूबल होती है लेकिन मेटाबोलाइज हो जाती है एनिमल्स, मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर, ठीक है, और इसका ड्यूरेशन होता भी डेज के अंदर, लाइक पैराथियोन, सैरिनोटैबून, लेकिन इसका जो है मोर रैपिड एक्शन है। अब ज़्यादा डेंजरस इनमें पैराथियोन है, ठीक है, लेकिन मेलाथियोन मच हाउ सेफर है। क्यों? क्योंकि वो मेटाबोलाइज हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडायरेक्ट एक्टिंग फॉर दी अल्जाइमर। अल्जाइमर के लिए हमारे पास ड्रग है रिवर्स्टिगमाइन, गैलेंटामाइन, डोनिप्राजिल और टैक्राइन। टैक्राइन ऑब्सोलीट क्यों हो चुका है? क्योंकि ये हेपेटिक टॉक्सिसिटी कराता था, इसीलिए इस ड्रग को अब यूज़ करना बंद कर दिया। ये भी एसिटाइलकोलिनेस्टरेज के इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। इसी इसके अलावा इनके जो इफेक्ट्स हैं हमें प्रॉपर समझ नहीं आए, लेकिन एक्चुअल में इनका फंक्शन भी एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की इनहिबिशन कराना है और ये इस अल्जाइमर डिजीज़ में इस्तेमाल होते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ में इस्तेमाल होने की मेन वजह एसिटाइलकोलिनेस्टरेज का इनहिबिशन नहीं है, लेकिन इस ड्रग का एक और इफेक्ट जो है एक्स्ट्रा वो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की इनहिबिशन है। इसके अलावा लिपिड सोल्यूबल होते हैं और सीएनएस के अंदर इंटर हो सकते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग इनके एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाते हैं। देन इनडायरेक्ट मोड्यूलेटर्स ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज रिलीज, यानी इनडायरेक्टली एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की रिलीज को कौन इन्हें स्टिमुलेट करवा रहा है? एमिफेम्पिरिडिन और 4-अमाइनोपिरिडिन। ये क्या करवाते हैं? ये पोटाशियम चैनल एंटेगोनिस्ट होते हैं। पोटाशियम चैनल जो है वो हमारे पास बाहर नहीं जा सकता ना, तो वो अंदर ही रहता है और अंदर ट्रैप होने की वजह से वो जल्दी डिपोलराइज हो जाता है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ है। इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिजल्टिंग इन इंक्रीज एसिटाइलकोलिन। इसको हम इस्तेमाल करते हैं लैम्बर्ट-ईटन मिस्थेनिक सिंड्रोम में या कंजेनिटल मिस्थेनिक सिंड्रोम में, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन नहीं होती, तो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को बढ़वाने के लिए ये वाले ड्रग्स दिए जाते हैं। और इनके अंदर हमारे पास टॉक्सिसिटी में आती है सीजर और मे प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। अब क्यूटी इंटरवल हमारे पास ईसीजी का जो है हम पढ़ते हैं ना, पी वेव, क्यूआरएस, टी वेव, ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूआरएस टी होती है ना, ये वाला एक इंटरवल होता है, इसको हम कहते हैं क्यूटी इंटरवल। ये ड्रग इस क्यूटी इंटरवल को बढ़ाता है और जब क्यूटी इंटरवल हमारे पास बढ़ता है ना, तो ये रिदमिया के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो ये रिदमिया ये करवाता है, ठीक है। उसके अलावा पैरास्थीजिया करवाता है, नम्बनेस करवाता है और इंसोम्निया करवाता है, सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकी टॉक्सिसिटीज़। अब टॉक्सिसिटी कैसे है? देखिए, असल में तो हमारे पास इनकी टॉक्सिसिटी का मकसद ये होगा कि एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा किस सिचुएशन में बढ़ेगी? जब हमारा जो ड्रग है वो एंजाइम के साथ इरिवर्सिबली बाइंड किए बैठा हो और
एसिटाइलकोलिन टूटे ही ना। इस सिचुएशन में हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हमारे पास असल में एडवर्स इफेक्ट होते भी ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से ही हैं और हम इसको कहते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनोफॉस्फेट बहुत कम एज अ ड्रग इस्तेमाल होती है, ये ज़्यादातर पॉइजनस ही है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स में जो आते हैं वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट एज अ पेस्टिसाइड टेररिज्म या क्रिमिनल अटैक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब टेररिज्म में सैरिन या टेबू नर्व गैस होती हैं। ठीक है, ये हम आगे समरी में पढ़ेंगे। इसके अलावा पेस्टिसाइड में सपोज कोई इंसान पेस्टिसाइड स्प्रे पी लेता है गलती से या खुदकुशी के लिए, तो उसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाएगी। अब ये हमारे पास होते कौन कौन से ड्रग्स हैं? पैराथियोन, मेलाथियोन, मेट्रिफोनेट एंड डाइक्लोरोविस। ठीक है, पैराथियोन और मेलाथियोन को तो हमारे पास बॉडी के अंदर पहले एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होना पड़ता है, पैरोक्सोन और मेलोक्सोन के अंदर। अब जो हमारे पास मेलोक्सोन है ना, ये आगे भी मेटाबोलाइज हो जाता है मैमल्स और बर्ड्स के अंदर, इसीलिए ये लेस डेंजरस है। ये टॉपिकल स्केपिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पैराथियोन बहुत डेंजरस है क्योंकि ये आगे जाके मेटाबोलाइज नहीं होता और ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहता है और एंजाइम के साथ लगा रहता है और हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन की एक्सेस करवा देता है। मेट्रिफोनेट भी एंटी हेलमिंथिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये भी लेस डेंजरस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि अगर किसी पेशेंट को जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई तो किन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ आता है। उसको जो होता है डायरिया, यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रेडिकार्डिया, लैक्रिमेशन, एक्सक्रीशन, सेलिवेशन और स्वेटिंग। ये डम्बल्स के साइन होते हैं। ये आपकी बुक में भी लिखे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब हमने इस ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को ट्रीट कैसे करना है, अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अब देखिए ट्रीटमेंट में अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है तो सबसे पहले अपने वाइटल्स को स्टेबलाइज करना है, यानी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को स्टेबलाइज करना है। उसके बाद कंटेमिनेटेड क्लोथ्स को रिमूव कर देना है और अगर एक्सपोज पार्ट के ऊपर ऑर्गेनोफॉस्फेट है तो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट से वॉश कर देना है। देन एट्रोपिन का इंजेक्शन देना है 2 mg, IM दें या IV दें और आपने वो इंजेक्शन रिपीट करते रहना है जब तक मिड्रियसिस ना हो जाए, टैकीकार्डिया और ड्राई माउथ, ये 3 चीज़ें डेवलप ना हो जाएं। ये इंपॉर्टेंट बात है, मिड्रियसिस, टैकीकार्डिया और ड्राई माउथ। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस तो है एट्रोपिन हमारे पास, लेकिन ये निकोटिनिक एक्शन को रिवर्स नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इस जब ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है एसिटाइलकोलिन बढ़ता है तो वो तो मस्करिनिक और निकोटिनिक दोनों के ऊपर एक्ट करता है ना, तो ये निकोटिनिक एक्शन को रिवर्स नहीं करती, ये सिर्फ मस्करिनिक एक्शन को रिवर्स करती है। इसीलिए ये फर्स्ट चॉइस तो हो सकती है लेकिन ये आइडियल एंटीडोट नहीं है। जब तक मिट्रियसिस, टैकीकार्डिया और ड्राई माउथ नहीं हो जाता है एट्रोपिन देते रहना है। इसके बाद स्पेसिफिक कोलिनेस्टेरेज रीएक्टिवेटर देना है जिसका नाम है प्रालिडोक्साइन। अब प्रालिडोक्साइन कैसे काम करता है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एंजाइम है, ये है एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम। इस एंजाइम के पास 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक एनाइनिक बाइंडिंग साइट, ठीक है, और एक स्टेरेटिक बाइंडिंग साइट। अब जो हमारे पास स्टेरेटिक साइट है ना, इसके ऊपर एड्रोफोनियम भी बाइंड करता है क्योंकि वो हाइड्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बनवा देता है। इसके अलावा इसके ऊपर कार्बामेट्स भी बाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टेरेटिक साइट है ना, इसके ऊपर हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट आके लग जाता है। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट जब हमारे पास इसके ऊपर आके लगता है ना, अब जैसे ही हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट स्टेरेटिक साइट के ऊपर लगता है तो एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि एसिटाइलकोलिन को दोनों साइड चाहिए, एनाइनिक भी और स्टेरेटिक साइट भी बाइंडिंग के लिए। तो एसिटाइलकोलिन तो इसके साथ बाइंड नहीं होता, ऑर्गेनोफॉस्फेट इसके साथ बाइंड है। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट को रिवर्स करने के लिए हम एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है ऑक्साइम्स या प्रालिडोक्साइम्स। ठीक है, उनकी जो फैमिली है उसका नाम है ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स हम देते हैं तो ऑक्साइम जो है एनाइनिक साइड पे बाइंड करता है, वहाँ भी बॉन्डिंग बना लेते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ भी बॉन्डिंग बना लेता है और इस बॉन्डिंग के साथ ना ये ऑर्गेनोफॉस्फेट को यहाँ से लेके रिमूव हो जाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइड वापस खाली हो गई, एनाइनिक भी और स्टेरेटिक साइड भी, और एसिटाइलकोलिन इसके ऊपर लग जाएगा। लेकिन एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं एजिंग। एजिंग क्या है, एजिंग के अंदर क्या होता है कि अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट बहुत देर के लिए इसके साथ बाइंड रहे तो ऑर्गेनोफॉस्फेट का आर ग्रुप वाटर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिर्फ यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फेट रह जाएगा, उसका आर ग्रुप नहीं, और फॉस्फेट हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट इंटरेक्शंस करवाता है और ये कोवलेंट इंटरेक्शंस इरिवर्सिबल होती हैं।
वैसे भी ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारे पास कॉम्पिटिटिव होता है लेकिन इरिवर्सिबल होता है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट अगर आर ग्रुप भी रिमूव हो जाए तो फॉस्फेट तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कोवलेंट इंटरेक्शन से इरिवर्सिबल ही हो जाता है। फिर ऑक्साइम्स इसके साथ बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि आर ग्रुप तो है नहीं, ठीक है। इसको ऑक्साइम्स को बाइंड करने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में जो फॉस्फेट है वो इसके साथ लगा रहता है, और जब बहुत देर तक फॉस्फेट लगा रहता है ना तो एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज जो है ये से कभी रिमूव नहीं हो पाता एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज से फॉस्फेट। इसको हम कहते हैं एजिंग हो गई है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं और एजिंग को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। रिवर्स सिर्फ उस केस में होगी जब हमारे पास और एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम बन जाएं। जैसे बॉडी न्यू एंजाइम बनाती है तो ये वाले एंजाइम जब खत्म हो जाएंगे और ये वाले एंजाइम बन जाएंगे। इनकी एक टाइम लिमिट होती है एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम की, उतनी देर इन्होंने जिंदा रहना है, तब तक जो है वो ये हमारे पास एजिंग का फिनोमेना रहता है। और हम इसको ट्रालिडोक्साइन्स के रिवर्स नहीं करते। यानी अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है वो बहुत देर से ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का शिकार है और उसके अंदर एजिंग हो गई है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि आप ऑक्साइन्स उसको नहीं दे सकते, ठीक है। एट्रोपी निकोटीन पॉइजनिंग को ट्रीट नहीं करेगी। ट्रालिडोक्साइन हमने देख लिया। इसके बाद हम ग्लूकोज आई भी दे सकते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को मेंटेन रखते हैं, एयरवेज को क्लियर रखते हैं और मेंटोट्रैक्टिव इंट्यूबेशन करवाते हैं। अब हम देख लेते हैं थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर आपको कही थी कि मैं करवाऊंगी। अब देखें, थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन में हमारे पास आता है आइस के ऊपर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है, उसके अलावा गट के ऊपर, यूरोजेनिटल सिस्टम के ऊपर, सीएनएस के ऊपर और अदर्स। अब देखें, आइस के ऊपर ग्लोकोमा, यानी जो ग्लोकोमा डिजीज़ है उसके अंदर हमारे पास पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्माइन इस्तेमाल हो सकता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम पायरिडोस्टिग्माइन इस्तेमाल करते हैं इन मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास गट के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक एलियस में बेथैनिकोल कार्बाकोल इस्तेमाल होते हैं, कंजेनिटल मेगाकोलोन में बेथैनिकोल इस्तेमाल होता है, गैस्ट्रिक एटोनी में हम नियोस्टिग्माइन देते हैं और जीरोस्टोमी और सोजोग्राम में पाइलोकार्पिन आ जाता है। देन हमारे पास आ जाता है यूरोजेनिटल में एटोनिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर में बेथैनिकोल। अब बेथैनिकोल को आप याद कर लें बाउल एंड ब्लैडर के नाम से, ठीक है, ये बाउल एंड ब्लैडर के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है सीएनएस में अल्जाइमर के लिए, ठीक है, रिवास्टिग्माइन और स्मोकिंग सेसेशन के लिए निकोटीन और फार्नेसिलिन हम देते हैं। अदर्स में हमारे पास आ जाते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़, जिसमें हम कार्बाकोल देते हैं, और एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग में फाइसोस्टिग्माइन आ जाता है।